नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं ये केस रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये पहली बार मेरे पास 2 अक्टूबर 2018 को मरीज आई थी मेरे पास। इसके आने के पीछे जैसे और केस आते हैं रेफर्ड होकर, ये भी रेफर्ड केस ही है। इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे के द्वारा भेजा हुआ केस है ये। तो ये लगभग 35 साल की महिला है, ये गृहिणी है, हाउसवाइफ। इसको किसी होम्योपैथ ने मेरे पास भिजवाया है, यानी उसने कुछ महीने तक इसका इलाज किया उस होम्योपैथ ने, परंतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शायद वो समझ नहीं पा रही थी, मतलब वो दूर थी, तो वो डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका इलाज करती थी, तो उससे इसको शायद समझ नहीं आ रही थी इसके सारे केस का। तो या उस डॉक्टर को लगा कि इसको किसी सीनियर होम्योपैथ को दिखाना चाहिए, इसलिए डॉक्टर ने इसको मेरे पास भेज दिया था। वो डॉक्टर मुझको पहले से जानती हैं किसी तरीके से। तो इस महिला ने जब फ़ोन पर उस डॉक्टर को अपनी परेशानियों के विषय में बताया, तो इसने इसके पति की काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी कि तुम पत्नी की परेशानियों को समझ नहीं रहे हो, तुम महिलाओं की इज्जत नहीं करते हो, यह महिला इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है और फिर भी तुम इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं रख रहे हो, और तुम्हें तुरंत ही इसको डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के पास इलाज के लिए लेकर जाना चाहिए, वहीं इसका इलाज ठीक ढंग से हो पाएगा। तो ये उस होम्योपैथिक डॉक्टर ने इस महिला के पति को कहा काफ़ी कठोर जबान में, क्योंकि उसने जब देखा कि इसका पति इसका ध्यान ही नहीं रख रहा है, जबकि ये महिला इतनी ज़्यादा परेशानी में है और ये कहीं भी इसका इलाज कराने को तैयार नहीं है, तो इसलिए उस महिला डॉक्टर ने इसके पति को डांटा। तब उसका पति बहुत ही मुश्किल से इसको मेरे पास लेकर आया है। तो इतना सब सुनने के बाद भी इसका पति बार बार मुझसे मिलने का समय मांगता रहा। 3 बार अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी वह इसको इलाज के लिए मेरे पास नहीं लाया। यह सब कुछ यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो भी दर्शक हैं इस महिला के प्रति इसके पति के व्यवहार को अच्छे से समझ सकें, तथा इस प्रकार के पति के व्यवहार का महिला के मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, उसका भी कुछ हद तक वो लोग अनुमान लगा सकें। इसलिए ये सारा विवरण मैंने ऊपर दिया है। तो मैंने इसको सुबह 8 बजे से पहले आने को कहा, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य टाइम स्लॉट मेरे पास खाली नहीं था। इसके पति को मैंने अपने घर पहुंचने का रास्ता बहुत अच्छे से समझा दिया था, यानी ये क्लिनिक मेरे घर पर ही है, और इसको कहा था कि इसको लिख ले, यानी जो घर पहुंचने का मेरा रास्ता है उसको लिख ले, ताकि वो इधर उधर उसको ना भटकना पड़े। जब यह मेरे पास आ रहे थे तो बीच में ही इसके पति ने मुझको फ़ोन किया कि सर हम गली नंबर 3 में पहुंच गए हैं, पर यहाँ तो आपका क्लिनिक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस आदमी को ये इस बात समझ नहीं आ रही थी कि गली नंबर 3 तो किसी भी इलाके में हो सकता है, बहुत सारे मोहल्लों में गली नंबर 3 होता है। तो कहीं पहुँचने से पहले कम से कम उस कॉलोनी में तो पहुँचना होता ही है, और उस कॉलोनी में आगे का रास्ता फिर ढूंढना होता है। परंतु यह कभी कभी कहीं पहुंच जाता था तो कभी कहीं पहुंच जाता था, परंतु इसके मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का पता ही नहीं चल रहा था। ये मैं पति के बारे में बात कर रहा हूँ, और यह अपनी पत्नी पर झल्ला रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि पत्नी तो अपनी गाड़ी में आराम से बैठी हुई है। वो थोड़ी कह रही है कि तुम इस गली नंबर 3 में घुस जाओ, ये तो खुद ही घुस रहा है और मेरी बात को समझ भी नहीं रहा है। आज तो मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ, परंतु तुमको इलाज करवाना हो तो तुम आने जाने का अपना इंतजाम कर लेना। मेरे बस का ही तुम्हें इधर उधर लेके घूमना नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं 24 घंटे जान खपाता रहता हूँ। मैं फिर दोबारा तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आऊँगा कभी भी। तो हालांकि इसकी पत्नी का तो इसमें कोई कसूर है नहीं,
और मेरे घर पर पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सीधा है। वहाँ किसी भी इंसान से पूछे बिना डायरेक्ट मेरे पर क्लिनिक पे या मेरे घर पर आप पहुंच सकते हैं। तो बिना किसी से पूछे कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। जबकि मैंने इसको थोड़ा डांट कर कहा, क्योंकि इसने बार बार फ़ोन करके पूछता है, कभी इस गली में चला जाता है तो कभी उस गली में चला जाता है, और जो मैं कह रहा हूँ उसको ये सुन नहीं रहा है। तो मैंने इसको डांट कर कहा कि तुम वो क्यों नहीं सुन रहे हो जो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो इसकी अकल ठिकाने पर, यानी डांट के ही इसको कुछ समझ आई बात। अब इसकी पत्नी तो इसको डांटती नहीं होगी, डांटने की हिम्मत नहीं करती होगी, तो शायद उसको इसकी बात समझ आती नहीं है। तो उस मेरी डांट खाने के 10 मिनट पश्चात ही मेरे क्लिनिक पर 9 बजे के बाद पहुंचा। तो पति के इस प्रकार के व्यवहार से आप महिला के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं। इससे जितना भी अभी तक मैंने वर्णन किया है, हमारी दवाई का काफ़ी, हम दवाई के नज़दीक पहुंच जाते हैं। ये केस टेकिंग है। तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर आप केस लेने का तरीके पर एक कोई वीडियो बनाइए। तो केस लेने का कोई तरीका होता नहीं है। आपको मैट्रामेडिका और रिपर्टरी का अगर ज्ञान होता है तो जब पेशेंट जैसी बातें करता है आप उसी के अकॉर्डिंगली उससे आगे सवाल पूछते हो, या उसी के व्यवहार के अनुसार, या उसने जो भी बताया है आपको उसी के हिसाब से आप रूब्रिक्स का सिलेक्शन कर लेते हो। तो ऐसा स्पेसिफिक कोई तरीका नहीं है कि आपको ये बातें पूछनी चाहिए और ये बातें नहीं पूछनी चाहिए। तो ये मानसिक विधि पे जो हम दवाई देते हैं, इसमें बिल्कुल जो रोगी के मन की बात है वो निकलवानी होती है, या मरीज तो बता ही रहा होता है, उसको समझना होता है, निकलवानी नहीं होती है। तो इसलिए केस लेने का कोई भी फॉर्मेट बनाया नहीं जा सकता। जिस ढंग से मैं वीडियो बना रहा हूँ और जिस ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ पढ़ के कि भाई ये केस ऐसे था और मैंने ऐसे लिया, तो उसी से आप अपना कोई तरीका ईजाद कर सकते हैं जो आपके अपने माइंडसेट और ज्ञान के अनुसार सटीक हो। तो जिस दिन से पति ने अपॉइंटमेंट लेने के लिए पहली बार मुझको फ़ोन किया था, उसी दिन से केस टेकिंग शुरू हो गई थी। हालांकि अभी तक रोगी से मेरी एक बार भी बात नहीं हो पाई थी, पर वो सारे हालात जो इकट्ठा हो रहे हैं वो सब केस टेकिंग में मदद करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि केस लेने का कोई भी निश्चित तरीका नहीं होता है। जैसे जैसे रोगी से अथवा उसके साथ रहने वाले लोगों से जानकारियां मिलती जाएं, उन्हीं सब जानकारियों का उपयोग रोगी के लिए दवाई चुनने में किया जाता है। तो 9:13 पर मैंने इसका विधिवत केस लेना शुरू किया। अभी तक जो कुछ थी वो तो क्लिनिक पे आने से पहले की बातें थी। तो रोगी, यह महिला थोड़ी सी मोटी है, सांवली है और सामान्य व्यक्तित्व वाली महिला है, चश्मा लगाती है और काफ़ी अच्छा गहरे गुलाबी रंग का इसने डिजाइनर सूट पहना हुआ है। मतलब अपनी तरफ से वो काफ़ी सुंदर बनकर आई है। वो यहाँ गर्दन, अब वो देखने में भी ठीक लग रही है। ये ऐसा नहीं है कि बदसूरत है। ये वर्णन किया कि देखने में कैसी लग रही है, क्योंकि इसी से बहुत सारे बातें स्वभाव की पता लग जाती हैं, मानसिक स्थिति पता लग जाती है कि वो किस ढंग से पेश आई है, किस ढंग से ड्रेस पर पहन के आई है, किस ढंग से चल रही है, किस ढंग से आके बैठी है। ये सब बातें केस टेकिंग में जरूरी होती हैं और इन्हीं से रोगी के मन की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है और बाद में प्रश्न करके उसको कन्फर्म भी किया जा सकता है। तो ये केस टेकिंग का तरीका होता है। तो अब ये बताना शुरू करती है महिला, यहाँ गर्दन पर, पेट पर, टांगों पर, मतलब सारे शरीर पर इसके बड़े बड़े जैसे एक्जिमा जैसे निशान हैं। इनमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अब ये अपने कपड़े हटा हटा कर सारे निशान मुझको दिखाती है। पेट को काफ़ी ऊंचा करके, बिल्कुल सलवार को भी काफ़ी नीचे तक करके ये दिखाती है मुझको, क्योंकि ये बहुत परेशान है। तो इनके अलावा मोटे मोटे दाने भी होते रहते हैं मुझको, उनमें पस पड़ जाता है, यानी मवाद पड़ जाती है। अब महिला बहुत बुरी तरह से इन सब को खुजलाए जा रही है, यानी तकलीफ में है वो। तो मैं इससे पूछता हूँ भाई कितने दिनों से हो रहा है ये? रोगी बहुत ही दुखी मन से
और बहुत ही बुरी बुरी शक्लें बनाकर जवाब देना शुरू करती है। 1 साल से करीब हो गया मुझको, 1 साल से। तो मैं पूछता हूँ 1 साल से पहले क्या तुम बिल्कुल ठीक थी? हाँ, पहले से तो ये सब कभी हुआ नहीं था मुझको। तो इसका पति बीच में टोकता है, अजी 6 महीने पहले डॉक्टर साहब। अरे मैं क्या कहूँ, नहीं तो साल भर तो हो ही गए होंगे। अब ये उसका बोलने का अंदाज बीच में जो कुदक के पड़ा है ये, तो ये दिखाता है कि ये कितना एग्रेसिव और बदतमीज किस्म का इंसान है। मतलब इस पत्नी के प्रति जरा सी भी सहानुभूति और प्यार इसके दिल में, इज्जत सम्मान कुछ नज़र आ नहीं रहा है। ये एक सेंटेंस से भी पता लग जाता है। और इसकी निगाहें पत्नी पर ऐसी हैं और हमारे पे जैसे ही हम दोनों को ही कच्चा ही खा जाएगा। इतना एग्रेसिव और नालायक किस्म का आदमी नज़र आ रहा है मुझको ये। तो मैं इससे पूछता हूँ, आपने कभी किसी डॉक्टर से ये अपना इलाज करवाया है क्या? बहुत जैसे निराशा वाली आवाज़ और धीमी आवाज़, हाँ दिखाया था। फिर उन लोगों ने आपको क्या रोग बतलाया? ये मैंने वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल है, उसमें दिखाया था। अब वो तो अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ मुझे सूट नहीं करती हैं, इसलिए मैंने 2-3 दिनों तक वह दवाई खाकर बंद कर दी। फिर मैंने एक आयुर्वेदिक अस्पताल में दिखाया, वहाँ पर मैंने 4 महीने तक दवाई खाई, उनसे ठीक नहीं हुआ। तो फिर मुझे दीनदयाल अस्पताल, ये भी एक सरकारी हॉस्पिटल है, उन्होंने मुझको वहाँ भेज दिया। यानी आयुर्वेदिक वालों ने इसको फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल में भेज दिया। तो ये अब आप समझ सकते हैं उन्होंने क्यों भेजा, यानी उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही एलोपैथिक इलाज ले चुकी थी, इसलिए फिर ये दीनदयाल अस्पताल में नहीं गई। तो ये कहती है हम वहाँ ना जाकर जाफरपुर के सरकारी अस्पताल में चले गए। वहाँ 3 महीने तक मैंने दवाई खाई तो मुझको कुछ आराम लगा, परंतु थोड़े दिन के बाद वो फिर बढ़ने लगी। सारी की सारी तकलीफ़ें जैसी थी वापस वैसी ही आ गई। यानी किसी भी नसर का एलोपैथी से ना आयुर्वेदिक से कोई इसको लाभ नहीं हुआ। तो मैं पूछता हूँ इसका डायग्नोसिस उन्होंने क्या किया है, क्योंकि हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उतने अच्छे डायग्नोसिस में नहीं होते हैं, हमारा काम भी नहीं है ये डायग्नोसिस करना, क्योंकि हम बिना डायग्नोसिस के इलाज करते हैं और बुरी तरह से सक्षम होते हैं करने के लिए। तो इसलिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ जस्ट जानकारी के लिए, डायग्नोस के बेस पे हमारी दवाई का सिलेक्शन नहीं होता है। रोगी का पति फिर बीच में बोलता है ओवरऑल स्किन डिजीज का है, वो तो सबको दिख ही रही है स्किन डिजीज है, तो ये कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ। तो रोगी फिर कहते हैं उन्होंने कहा था एक्जिमा है। थोड़ा रुककर फिर बोलने लगती है, जब इलाज करवाते करवाते भी बीमारी वापस आ गई तो फिर हम लोग होम्योपैथिक इलाज करवाने लगे। उससे हमने 1.5 महीने दवाई खाई, परंतु उससे कुछ नहीं हुआ, बीमारी बढ़ती गई। मतलब एकदम दुखी, हताश, निराश, जैसे दुनिया लुटी हुई है इसकी पति। फिर मेरे दोस्त की एक पत्नी है अहमदाबाद में, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनसे हमने फ़ोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस पर ही कंसल्ट करना शुरू किया। उससे शुरू में लगा कि ये कुछ ठीक हो रही है, परंतु अचानक से बीमारी ने फिर बढ़ना शुरू कर दिया। मैं उससे पूछता हूँ उन्होंने तुम्हें क्या क्या दवाइयाँ खिलाई थी? तो उन्होंने बताया उन्होंने ट्यूक्रियम, टेल्यूरियम और सीपिया दी थी। मैं डॉक्टर से भी आपकी बात करवा सकती हूँ डॉक्टर, मतलब रोगी चाह रही है कि किसी तरह इलाज हो जाए, तो इसलिए वो डॉक्टर से भी बात करवाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि डॉक्टर जो भी अहमदाबाद में है वो उसका सहानुभूतिपूर्वक इलाज कर रही थी, तो इसलिए ये इतने अधिकार से ये बात कर रही है। तो फिर कुछ दिनों के पश्चात ही उसी डॉक्टर ने हमें आपके पास भेजा है, कहा कि वो कुछ पूछना चाहें तो उनसे मेरी बात करवा देना। जब तकलीफ बढ़ने लगी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं फ़ोन पर सही ढंग से आपकी बीमारी को समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए आप उन्हीं से इलाज करवा लो। इसमें 2 बातें हैं डॉक्टर के बिहेवियर को समझने में। एक तो यह है कि वो सिंसियर है इसका इलाज करने में, दूसरा ये लगता है कि वो अपने आप को इनकैपेबल पा रही है इसकी प्रॉपर दवाई का सिलेक्शन करने में, यानी उसकी अभी कॉन्शियंस जिंदा है डॉक्टर की, इसलिए वो इसकी दिल से मदद करना चाहती है। पति इसको कहता है डॉक्टर हमें इसकी बीमारी से परेशान होते हुए लगभग 8 महीने हो गए। इसका पति कहाँ परेशान हो रहा है? परेशान तो ये मरीज हो रहा है, ये तो इलाज के लिए भी नहीं लाना चाहता, तो परेशान क्या हुआ ये?
मैं पूछता हूँ पिछले 8-10 महीने, 1 साल पहले आपके मन में क्या क्या समस्याएं बनी थी? आपकी लाइफ किस बात को लेकर डिस्टर्ब हो गई थी? क्योंकि एक्जिमा की शिकायत मानसिक परेशानियों के कारण शुरू होती है आमतौर पे, हमेशा ही नहीं, ये कोई 100% निश्चित कारण नहीं है इसका, पर वन ऑफ द रीजन है, मेजर रीजन। शक पकाती है इस बात को जवाब देने में। डिस्टर्ब तो हुई थी, 2 साल के अंदर मेरी छोटी ननद थोड़ा बीमार हो गई थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब मेरे ससुराल वालों का मानना है कि उसकी बीमारी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जबकि मैंने तो कुछ किया नहीं था, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अब जब ननद की बात आई और इसका पति वहीं बैठा है, ससुराल की बात आई तो मुझे, और ससुराल और पति एग्रेसिव भी है, तो मुझे लगा कि ये सही जानकारी मुझको नहीं देगी, इसलिए मैंने इसको पति के लिए बाहर जाने को अभी कहा। तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप इसकी बीमारी के लिए जिम्मेदार कैसे हो? मुझे बात समझ नहीं आई है, आप पर क्या इल्जाम लग रहा था उस टाइम? अब रोगी सोच पे पड़ जाती है, बहुत ही जोर देकर बोलती है, जैसे तो यह सब बताने के लिए अपनी हिम्मत जुटा रही है, क्योंकि पास ही बड़ी पति भी तो बैठा है, तो उसकी बीमारी के लिए मैं दोषी हूँ। अब रोगी की इस झिझक को देखते हुए मैंने उसके पति को 15 मिनट के लिए बाहर जाने के लिए कह दिया। पति के जाने के बाद वह फिर खुलकर बताने लगी। वो लड़का जी मेरे गांव का था, उसकी मेरी ननद से चक्कर चल गया। अब सब लोगों का मानना था कि इन दोनों को मिलवाने में मेरा हाथ है, इसलिए मेरे कारण हो ये सारी गड़बड़ हुई है। मतलब उसकी टेंशन के कारण मेरी ननद कोमा में चली गई, यानी उनका कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ होगा, तो ननद से सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ लवर से ब्रेकअप होने का, तो वो कोमा में चली गई। 3 महीने तक वो कोमा में रही। तो परिवार वालों का मानना था कि उसकी यह हालत मेरी वजह से हुई है, पर जब उसको होश आया, ननद को होश आया, तो उसने बताया कि भाभी हमारे संबंधों के बारे में कुछ नहीं जानती है। तो मैं उससे पूछता हूँ इस घटना को लेकर फिर तुम्हारे मन पर एक तनाव क्या बना था, वो बताओ। तो मैं इससे पूछता हूँ उस घटना को लेकर तुम्हारे मन पर क्या तनाव आता था? मेरे को दुख होता था कि मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो सब लोग मुझको दोषी क्यों मान रहे हैं। इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। धीरे धीरे मेरी भी तबीयत फिर ख़राब रहने लगी, तो मैंने टेस्ट करवाया तो मुझको थायराइड निकला, शुगर भी थोड़ा बढ़ने लगी, यानी मानसिक तनाव के कारण इसकी क्या हालत हो गई, आज दर दर भटक रही है परेशानी के कारण। ये कॉमन फिनोमेना है हमारे हिंदुस्तान में कि हर चीज़ का दोष बहू पे मढ़ा जाता है, चाहे वो कितनी भी शरीफ महिला हो। तो इस सामाजिक सोच को बदलना होगा। बहू परिवार की इज्जत है, उसको सम्मान दोगे तो घर में सुख शांति आएगी, नहीं तो गृह कलेश के कारण, उस बहू के अपमान के कारण परिवार में अशांति आना, दुख आना, परेशानियां आना, बदनामी आना, ये सब कुछ परमात्मा के बनाए हुए नियमों के अनुसार आना निश्चित होता है। तो घर की बहू का सम्मान हर हालत में ससुराल में होना चाहिए, तभी घर में खुशहाली आएगी, वरना नहीं आएगी। और आगे जो आ रहा है समय, वो सतयुग है जो कि अभी चल रहा है, उसमें तो ये क्रिया बहुत तीव्र होने वाली है। तो डॉक्टर, उसी टेंशन के कारण तुम्हें सारी बीमारियां लगी हैं। सारी बीमारी हमारे दिमाग से हमारे शरीर पर आती है, मैं इसको समझा रहा हूँ। जब तक तुम्हारे दिमाग से ये सब बातें जाएंगी नहीं, मतलब कि जब तक कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से टेंशन फ्री नहीं हो जाएगा, तब तक यह बीमारी जाएगी नहीं, चाहे तुम किसी भी तरह की कोई भी दवाई ले लेना। यह सब सुनकर रोगी को और ज़्यादा टेंशन हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वह टेंशन मुक्त कैसे होगी, अर्थात उसकी बीमारी तो कभी भी ठीक नहीं होगी, इसका मतलब है, क्योंकि यानी उसको टेंशन हटाने का कोई तरीका तो मालूम नहीं है। फिर रोगी बताती है, जब मेरी ननद ठीक हो गई थी तो उसने जब बोल दिया कि इसमें भाभी दोषी नहीं है, फिर भी मेरा देवर और मेरी सास का मानना है कि मैं ही दोषी हूँ। जो मैंने अभी बताया कि बहू हमेशा ही दोषी होती है, मतलब मानी जाती है, चाहे वो कितनी भी शरीफ हो। घर में पहली उंगली बहू की तरफ उठती है। ये बहुत ही भयंकर कहना चाहिए
सामाजिक परंपरा है जो हर परिवार को नष्ट करने में लगी हुई है। इसको बदलना होगा। तो मेरे पति ने भी बोला कि छोड़ ना तू सब कुछ, किसी के मानने से क्या होता है। पर मेरे मन में तो ये टेंशन जाती नहीं है। टेंशन आज भी बहुत ज़्यादा रहती है। अभी तो फिर भी मैंने अपने को कुछ रिलैक्स कर लिया है, पर उस वक्त तो टेंशन बहुत ज़्यादा थी। यानी कई साल भी हो गए हैं, तो धीरे धीरे दिमाग से बातें निकल भी जाती हैं। तो उस हिसाब से टेंशन कुछ तो कम हुई है, पर निकली नहीं है। और मेरे पति से भी रिलेशन अच्छे नहीं है। 9 साल हमारी शादी को हो गए हैं, पर मैं कभी भी उनसे संतुष्ट नहीं रही। अब मैं अंग्रेजी नहीं जानती हूँ। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर महिला अंग्रेजी ही जाने, और अंग्रेजी जानना तो कोई क्वालिटी होती नहीं है। अंग्रेजी जाने और बहू रोज़ घर में कलेश रखे तो ऐसी बहू का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अंग्रेजी ना जानना कोई कसूर नहीं होता है। इसलिए हर जगह उन्होंने मुझको अपमानित किया, इसलिए भी मैं टेंशन में रहती थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहने लगी। और जब मेरी बेटी 8 महीने की पेट में थी, तब इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। ये शराब पीकर मेरे साथ सेक्स करते थे और इधर उधर दबाना, जोर जोर से मेरे अंगों को दबाते थे। मेरी को जगह जगह काट लेते थे। मेरी छातियों को जोर जोर से दबा के रगड़ने लगते थे, उनको काट लेते थे। जोर जोर से मेरे अंदर धक्के मारते थे, धड़ाधड़ ऐसे होते थे जैसे मेरा पूरा शरीर हिल जाता था। इस वजह से मुझको बहुत ही अजीब महसूस करती रहती थी। सारा दिन उसका असर मेरे दिमाग पे रहता था उस सेक्स का। ये इतनी बुरी बुरी शक्लें बना रही है, जैसे तो सारी बुरी बातें इसको याद आकर सता रही है। जो भी इसने टॉर्चर सहे हैं उस सेक्स के दौरान, वो इसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं। इसकी मेमोरी में बहुत पीड़ादायक स्थिति में बने हुए। इसीलिए बताते हुए जबकि हालांकि ऐसी बातें कोई भी महिला पहली मीटिंग में डॉक्टर को नहीं बताती है, जबकि इसका सीधा संबंध उसके निगाह में, मरीज की निगाह में बीमारी से नहीं होता है, तो बताने की आवश्यकता नहीं होती है नॉर्मली। पर तकलीफ मन में इतनी भरी हुई है कि जरा सा मेरे को छूते ही वो सारी इसने अपनी समस्याओं को मेरे आगे, यानी जो सीक्रेट्स होते हैं पति पत्नी के बेडरूम वाले, वो सारे इसने मेरे सामने अपने आप ही बताना शुरू कर दिया, और वो भी डिटेल में। तो मैं जब से अब तक ज़्यादातर समय दुखी ही रही हूँ। मैं टेंशन फ्री कभी भी नहीं हो पाती हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम शादी से पहले कैसी थी, क्योंकि हो सकता है शादी से पहले ही इसका स्वभाव ऐसा रहा हो। तो शादी से पहले मैं एकदम ठीक रहती थी, बहुत खुशी खुशी बोलती थी। उस समय टेंशन की वजह से थायराइड भी हो गया था, मतलब जब ये ननद का चक्कर भी आते थे। माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है। माइग्रेन का दर्द 3 दिनों तक लगातार होता रहता है, और दर्द भी थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। चुन्नी से कसकर सिर को बांधना पड़ता है। तो मतलब डॉक्टर, यानी मतलब इसका मतलब है शादी के बाद से ही सारी समस्याएं बनती चली आ रही हैं। हाँ, तब से तो मैं बहुत ही दुखी हूँ। यानी शादी इसकी एक यातना बन गई है। मैं इसको पूछता हूँ तो तुम्हारे को मेंसेस वगैरह आती है? हाँ, पहले तो बिल्कुल ठीक आती थी, पर जब से थायराइड का प्रॉब्लम हुई है तब से तो महीना 10-12 दिन पहले ही आ जाता है। और बहुत ज़्यादा मैं मोटी भी हो गई हूँ। पर खाना तो मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि खाना मुझको हजम ही नहीं होता। एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। मतलब ये सारी बीमारियों का एक पुलंदा सा बन गई है महिला। तो मैं पूछता हूँ, भाई क्या आजकल भी तुमको लगता रहता है कि लोग बाग मुझको तंग कर रहे हैं? रोगी बहुत फुर्ती से जवाब देती है, हाँ, ये तो मुझको हर वक्त लगता रहता है। डॉक्टर, और क्या बीमारी भी तंग कर रही है तुमको? यानी घर वाले ही नहीं तंग कर रहे, क्या बीमारी भी तंग कर रही है? हाँ। और दूसरा, मेरे पति का कहना है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। पर ऐसी बात नहीं है। देखने में ये बदसूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, पर बदसूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी सामान्य महिला है। ऐसा नहीं है कि इसका पति देख के इससे नफरत करे, इतनी खराब शक्ल नहीं है। और ये कहते हैं तो एक तो सुंदर नहीं है और ऊपर से रोगी भी है, अंग्रेजी भी तो इसको नहीं आती, यानी बिल्कुल किसी काम की तो है नहीं। तो इसका वो जवाब देती है, पर मैं शादी से पहले तो रोगी नहीं थी, रोग तो सारे शादी के बाद हुए हैं। यानी ये कहना चाहती है रोगी हूं तो मेरा क्या कसूर है, वो तो आप ही लोगों का कसूर है।
पर यहाँ पर रोगी कहना चाहती है कि उसका अपना कोई कसूर नहीं है, बल्कि यहाँ ससुराल का माहौल खराब होने की वजह से ही वो बीमार हुई है। इन सब बातों की वजह से हमारे बीच में अनबन हमेशा होती रहती है। तो मैं इसको पूछता हूँ, भाई तो तुमको वो मारते पीटते रहते हैं क्या? नहीं नहीं, मारते पीटते नहीं है, बस बातें ही होती रहती हैं, मारा तो कभी भी नहीं है इन्होंने मुझे। तो इसका मतलब पहले भी वे नशे में तुमको काटते थे, उनको होश नहीं रहता था? हाँ हाँ, और मैं सेक्स से भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाई। अब तो दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। यानी ये सेक्स से भी बहुत दुखी है, क्योंकि इतने भयंकर जब सेक्स की एक्ट होगा तो दोबारा उसको सेक्स को करने के लिए कौन तैयार होगा? वो तो एंजॉयबल एक्ट होना चाहिए, पर इसके लिए तो वो यातना बन जाता है जिस ढंग से पति इसके साथ करता है। तो मैं पूछता हूँ, भाई क्यों, ऐसी क्या बात है, सेक्स में क्या दिक्कत होती है? एक उनका बहुत जल्दी निकल जाता है, 1 मिनट भी पूरा नहीं चलता है, इसलिए शुरू से ही कभी भी मैं संतुष्ट रही ही नहीं। इसलिए हमारे रिश्ते में थोड़ी दूरी आने लगी। यह सब कुछ बताते हुए रोगी बहुत ही नर्वस लग रही है, बहुत ही धीरे धीरे बोल रही है और इधर उधर यहाँ वहाँ छत की तरफ देख रही है। शायद वो कुछ बताते हुए उसको कुछ शर्म आ रही है। अब आप एक चीज समझें, एक तरफ ये महिला ये कहती है कि सेक्स के समय उसने मुझे काटा, छातियाँ दबाई, जोर जोर से अंदर बाहर किया, जगह जगह काट लिया वगैरह वगैरह, बहुत मतलब तकलीफ दी। और दूसरी तरफ ये कह रही है कि उनका तो 1 मिनट में ही निकल जाता है। तो 1 मिनट में डिस्चार्ज होने के बाद तो इंसान को उस एक्ट से हट जाता है नॉर्मली। तो उसका मतलब यातना भरा पार्ट तो बहुत थोड़े समय चला, जबकि ये चाह रही है कि थोड़े समय चलता है, जबकि ज्यादा समय चलना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब तो ये है। तो थोड़े समय में भी सेक्स में सेटिस्फाई नहीं हुई, एक तो सेक्स से सेटिस्फाई ही नहीं, दूसरा यातनाएं सहनी पड़ी, यानी इसको कुछ हासिल भी मजा भी नहीं आया और तकलीफें उठानी पड़ी, ये बताना चाहती है। इसलिए ये पति से दूर हटने लगी सेक्स के मामले में। और सेक्स के मामले में हटी तो वैसे भी पूरे दिन भी फिर उससे एक चिड़ सी आने लगी पति से। पर सब तो जब इसने ये लोगों को बताई होगी, अब इसने ये सारी बातें और लोगों को भी बताई हैं, जो भी घर के लोग होते हैं जिनको ये अपना नज़दीकी समझती है। तो कहते हैं फिर सब कहने लगे, 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और मैं अब क्या कर सकती थी, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे पास तो यह सब कुछ सहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो मतलब इसका मतलब है कि तो ये तुमको आगे भी सहना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, और दूसरा ये कहते रहते हैं कि तुम रोगी हो, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि आजकल मैं गुस्सा ज़्यादा करती हूँ, हर वक्त मैं चिड़ी रहती हूँ, इसलिए मैं बात बात पर गुस्सा करती हूँ, बच्चों को भी मारती पीटती रहती हूँ, मैं हर समय बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करती हूँ। अच्छा, मैं इससे पूछता हूँ, मतलब तुम सेक्स की इच्छा पूर्ति तुम्हारी नहीं हो पाती इसलिए दुखी रहती हो, या तुम पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं इसलिए दुखी रहती हो? तो ये कहती है हर समय इल्ज़ाम लगाए जाते हैं इसलिए मैं ज़्यादा दुखी रहती हूँ। रोगी पूरे वार्तालाप में लगातार धीरे धीरे जहाँ जहाँ इसकी इरप्शन से वहाँ खुजलाए चली जा रही है, दुखी है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, आवाज़ निकल नहीं रही। देख के ही कोई कह सकता है कि बहुत ही परेशान स्थिति में है महिला। तो मैं इसको समझाता हूँ, भाई ये बीमारी सारी आसानी से ठीक नहीं होंगी। जब तक तुम्हारे दिमाग से ये अशांति नहीं जाएगी तब तक बीमारियों का हटना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हर बीमारी हमारे दिमाग से हमारे शरीर पर आती है, और ऐसे अगर टेंशन रही तो ये बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। तो रोगी अब बहुत ही निराशा से मेरी तरफ देखती है, और मुझको दस्त भी अक्सर होते रहते हैं। निराश भी अब और भी बताने लगी, और यह कमर की हड्डी में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब इसका शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं है जो बीमार ना हो। तो जब आपके पति अपने ऑफिस चले जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अब ये एकदम इसको सेंटेंस को सुन के एकदम प्रसन्न हो जाती है। इसका मतलब है कि वो अपने पति से काफ़ी दुखी महसूस करती है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। तो मैं पूछता हूँ, इनकी मौजूदगी में तुम्हें क्या टेंशन आती है? एकदम से वे चीख कर बोलती है, ये बात ही ऐसी करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। जैसे
तुमने खाना खराब बना दिया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मेरी माँ को ऐसा क्यों बोला। हर समय चिढ़ाने वाली बात करते हैं। जब बोलते हैं तो टॉन्टिंग में ही बोलते हैं। तुम कहीं जा नहीं सकती हो, किसी लायक नहीं हो, तुम आज के हिसाब से चुस्त फॉरवर्ड नहीं हो, रोगी हो, बीमार हो, जाहिल हो, बदसूरत हो, कुछ भी करने लायक नहीं हो, बिल्कुल बेकार औरत हो। अब तो मुझको भी लगने लगा है कि शायद मैं ही खराब हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं इसको समझाता हूं। तो थोड़ा कंसोलेशन करना होता है। तो इतने खराब संबंधों को देखते हुए मैं अपनी जिज्ञासा के लिए पूछता हूं कि आजकल तुम्हारे बीच में क्या सेक्स का संबंध बिल्कुल नहीं चलता है? नहीं चलता है ना, पर इनकी मर्जी से चलता है, उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं होती है। मैं पूछता हूँ कि तो क्या मर्जी नहीं होती, क्या मतलब आपकी इच्छा नहीं होती है? नहीं, इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि जब मेरी इच्छा होती थी तब ये मुझको संतुष्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए धीरे धीरे मेरी इच्छा ही खत्म हो गई। अब तो मैं चुपचाप पड़ी रहती हूँ, जो करना है करे जाओ। मैं तो सेक्स में कोई हिस्सा लेती नहीं हूँ, विरोध भी नहीं करती हूँ, बस ठीक है, अब जैसे चल रहा है ठीक है, वैसे ही ठीक है। मैं हार गई हूँ, थक कर मैंने हालात के सामने अब हार मान ली है, बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मैं एक बुरी औरत बन गई हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, उल्टा सीधा बोलती हूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी, कुछ उल्टा जवाब नहीं देती थी, सब बर्दाश्त कर लेती थी। अच्छा, तो क्या अभी यहाँ बैठे हुए तुम्हें कोई तनाव महसूस कर रही हो? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपनी मेडिसिन का सिलेक्शन कर चुका हूँ और अब इसको मेडिसिन खिलाकर देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इसके लिए सही दवाई का चुनाव कर पाया हूँ या नहीं कर पाया। क्योंकि हमारा सिमिलिमम जब होता है तो उसका असर कुछ ही सेकंड या मिनटों में पता लग जाता है, चाहे बीमारी कितनी भी क्रॉनिक हो। नहीं अभी नहीं लग रहा। मैं जब ये बातें किसी को बोल देती हूँ, उनको बता देती हूँ, तो सब कुछ हल्का लगने लगता है। जैसे जिस डॉक्टर ने मुझे आपके पास भेजा है उसको भी मैंने ये सब बातें बताई थी। हालांकि कोई भी महिला इतने डीप में अपने बेडरूम की बातें, सेक्स की बातें नहीं बताती है, वो भी जब तक कि उसको कुरेद कर ना पूछा जाए। पर ये तो खुद अपने आप बिना पूछे डिटेल में बताई है, और ये मेरे को ही नहीं बताई, उसने उस महिला को फोन पर भी बताई है। तो इसका मतलब है ये बातें उसके मन में बहुत गहराई तक पीड़ा पहुंचा रही हैं। तो मुझको काफी हल्का लग रहा था। उनकी दवाई से मैं ठीक भी होने लगी थी, पर ठीक होते होते ही अचानक से मेरी बीमारी फिर बढ़ गई। मैं इसको समझाता हूँ, इसलिए बीमारी दोबारा बढ़ी थी क्योंकि जब तक तुम्हारे दिमाग से सारी कड़वाहट, तनाव आदि नहीं जाएगा, जब तक तुम्हारी ये बीमारी जाएगी नहीं। इस तनाव का हटना बहुत जरूरी है। अब मैं उसको समझा रहा हूँ भी हमारी दवाइयाँ धीरे धीरे तुम्हारे मन को बदलेंगी, तुम्हारा तनाव हटता जाएगा तो तुम्हारी बीमारी भी घटती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 1-2 महीने में ही तुम ठीक हो जाओगी, पूरी तरह से ठीक होने में तुमको सालों लगने वाले हैं। अब रोगी बहुत ही मासूमी से मुझे देखती है, जैसे तो मैंने भी उसकी सारी उम्मीदों पर पानी डाल दिया हो। पर मुझको बताना तो जरूरी होता है, अंधेरे में रखना मरीज के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं इसको बताता हूँ, तुम मेरे इलाज में बनी रहोगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, सभी तरह से ठीक हो जाओगी, मन और शरीर दोनों। और कुछ हद तक तुम्हारे ये पारिवारिक रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे हमारी दवाई से। आराम तो तुमको जल्दी महसूस होने लगेगा, परंतु इलाज कई साल चलेगा, क्योंकि हमें पूरा ही सिस्टम बदलना होता है। कहना चाहिए कि एक नया इंसान का निर्माण करना होता है इस होम्योपैथिक एनलाइटन के द्वारा, जो कहीं भी संभव नहीं होता है। यानी आप अगर कहें बहुत ही आध्यात्मिक भाषा में कहें तो ये होम्योपैथिक एनलाइटन में जो ये होम्योपैथिक सिमिलिमम मिलता है रोगी को, तो ये उसके कर्मों को भी काटता है। इसलिए आगे आने वाला जन्म भी अच्छा होता है हमारे इलाज के बाद। ये जन्म तो होता ही है। रोगी बताती है, मैं तो ये सोचकर आई थी कि 1-2 सप्ताह में ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि खुजली इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं तो रात को सो भी नहीं पाती हूँ। नहीं, आपको आराम जल्दी आ जाएगा, परंतु पूरी तरह से ठीक करने के लिए इलाज कई साल चलता रहेगा।
और इलाज के दौरान भी यह बीमारी कई बार आएगी और कई बार फिर सही भी हो जाएगी। इस प्रकार धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाए। रोगी इसको, मुझको खुजली की वजह से नींद भी नहीं आती है। जब मैं इतने दिनों से परेशान हो रही थी तो मैंने एक ट्यूब लगाई, मतलब कोई ऑइंटमेंट लगाया इसने, उसने 3-4 दिनों तक तो कुछ असर हुआ, उसके बाद ये फिर शुरू हो गई। तो इसका मतलब है लोकल एप्लीकेशन से नहीं काम चलेगा, क्योंकि अंदर से वाइटल फोर्स की डिरेजमेंट ठीक होना पड़ेगा। तो फिर इसके घरेलू हालात भी ठीक हो जाएंगे, तनाव भी ठीक हो जाएगा, बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अभी जो कुछ मैं कह रहा हूँ हर केस में मैं सिद्ध भी करता हूँ, दिखाता हूँ कि हो गया है, इसके साथ भी हो जाएगा और हो गया है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब कल से तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया, यानी खुजली बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं इसका पूछता हूँ कि कल वाल को कुछ तनाव रहा होगा तुमको? हाँ रहा था। कल इन्हीं के साथ कुछ बकवास हो गई थी मेरी। मुझे कहे जा रहे थे कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कहीं भी अकेली आ जा नहीं सकती हो। मतलब इसका पति कह रहा था कि तुम स्वयं अकेली डॉक्टर के पास जाओ, यानी मेरे बस का तुम्हें इधर उधर लेकर जाना नहीं है, मैं तो तुम्हारा इलाज करवाते करवाते थक गया हूँ, तू तो ठीक ही नहीं हो रही है, मेरी जान को मुसीबत बनी हुई है। तो इन बातों का तुम्हारे मन पे क्या असर हुआ? बेइज्जती लगती है, मुझको बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से के कारण मैं जोर जोर से हिलने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ। ऐसा तभी होता है जबकि हिलना कब होता है? जब व्यक्ति को गुस्सा, अपना गुस्सा वो निकाल नहीं पाता पूरी तरह से जितना निकालना चाहता है, कंट्रोल करेगा तो कांपेगा। तो इस घटना के बाद आज रात में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा डॉक्टर, इसी कारण से तो ये बढ़ा है। बार बार मैं ये आपको ये बात बता रहा हूँ कि यह मानसिक परेशानी के कारण ही तो तुम्हें हुआ है। तो अब तुम्हारे घरेलू हालात तुम्हें बदल नहीं सकता, परंतु मैं तेरे स्वभाव को तो बदल ही सकता हूँ ना। तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा तो तुम इसी माहौल में खुश रहने लगोगी। मैं उसको फिर डिटेल से समझाता हूँ कि उसको ये बीमारी क्यों आई है, ऊपर भी आपको समझाया है। तो जब ये खुश रहने लगेगी तो घरेलू संबंध भी इसके अच्छे हो जाएंगे। रोगी, मैं एक बात शुरू से ही नोट कर रही हूँ कि जब से मेरी ननंद वाला कांड हुआ है तभी से मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई हैं, इतनी सारी बीमारियां लग गई हैं, ये बीमारी वो बीमारी, बीमारी पे बीमारी लगे जा रही है। डॉक्टर, तो अभी तक आपके मन पर लगा हुआ सदमा निकला नहीं है ना? जब तक वह घटना आपके दिमाग से निकलेगी नहीं, आप स्वस्थ नहीं हो पाओगी, क्योंकि जितने ज़्यादा विचार हमारे मन में आते हैं उतने ही ज़्यादा हम बीमार होते हैं। कहने का मतलब है कि 0 थॉट तो 0 डिजीज। ऐसा संभव नहीं होता है इंसानी शरीर के साथ। ऐसा तब संबंध होता है जब इंसान सहज योग में कुंडलनी जगाकर पूरी तरह से कुंडलनी जाग जाती है, तो उस अवस्था में हमारे 0 थॉट होते हैं, कंप्लीट साइलेंस मन में होती है और मस्ती और आनंद का जीवन होता है वो। फिर हम बीमार नहीं होते हैं, फिर हमारी एजिंग नहीं होती है। फिर तो जब हमें को मृत्यु को प्राप्त होना है उस दिन हम आराम से कहते हैं कि भाई मैं अब दुनिया छोड़ के परमात्मा के पास जा रहा हूँ, आराम से लेट जाते हैं, शरीर छोड़ के चले जाते हैं और फिर अगला जन्म चाहे तो लेते हैं, चाहे तो नहीं लेते हैं। तो ये सब सहयोग के द्वारा, कुंडली जागृति के द्वारा होता है। इसलिए मैं बार बार सहयोग की बातें बताता हूँ और इसीलिए मैं अपने वीडियोस में श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो भी अटैच करता हूँ हर वीडियो में, ताकि दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो उनके प्रति और वो अपने मोक्ष को प्राप्त कर लें सहज योग के द्वारा। तो यानी स्वस्थ रहने का एक ही फार्मूला है, मस्त रहो। जैसे उस घटना के बाद तुम आज तक भी अपनी बेइज्जती महसूस करती रही, जब तक यह दिमाग से निकलेगी नहीं तुम ठीक नहीं हो सकती। रोगी, हाँ, पर उसकी वजह है ना, उसने आज तक बोला भी तो नहीं कि चलो भाभी छोड़ो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं ये एक बार सुनना चाहती हूँ। मेरा मन तभी शांत होगा जब वो मुझे कह देंगे कि भाभी आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल बेकसूर हो। ये मैं सुनना चाहती हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं थी। एक मेरा देवर और एक मेरी सास, दोनों मुझे ये सब एक बार बोले कि भाभी तुम गलत नहीं हो, तुमने कोई गलती नहीं की। मैं ये सुनना चाहती हूँ, पर अभी तक मैं ये सुन नहीं पाई हूँ। मैं इस इल्ज़ाम से मुक्त होना चाहती हूँ। ये इल्ज़ाम इसको खाए जा रहा है। ये तभी होता है जब इंसान में कॉन्शियस होती है, नहीं तो
कोई भी वो कह सकते हैं भाड़ में जाओ, मेरे को क्या लेना देना, बोले जाओ, मैंने कुछ थोड़ी किया है, तुमने अपने कर्मों को भुगता है। कुछ मतलब सामने वाला कोई कुछ भी बोल सकता है। तो जो वो बोल रहा है वो हमारे लिए सिम्टम है, उसी का रूब्रिक बनाना है, उसी पे दवाई बेस करनी है। ये नहीं कहना कि इस पे झूठा इल्जाम लगा तो इसलिए ये तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। झूठे इल्जाम बहुत लोगों पे लगते हैं, पर बहुत लोगों की रिएक्शन ऐसी, सबकी रिएक्शन ऐसी नहीं होती है। तो जिसकी होती है उसको हमें केस टेकिंग में लेना होता है, जगह देनी होती है प्रॉपर। तो अब रोगी के साथ हुए इस वार्तालाप और उसके हाव भाव को ध्यान में रखते हुए मैंने रूब्रिक बनाए हैं, मैं उनको पढ़ देता हूँ। बहुत सारे बनाए हैं मैंने ये, पर दवाई जब मैंने इसको सिलेक्शन करता हूँ तो उस वक्त मैं रूब्रिक नहीं बनाता हूँ, उस वक्त मैं तो मेमोरी के हिसाब से ही चलता हूँ, क्योंकि जो सूक्ष्मता मैंने मेडिसिन की समझ रखी है वो तो विद इन सेकेंड ही मुझको समझ आ जाती है, ये रोगी की दवाई ये बनेगी, तो उसमें एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर जब वीडियो बना के मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा तो उस समय आपको समझाने के लिए रूब्रिक का होना जरूरी है, इसलिए ये सारे रूब्रिक मैं बना के आपको दे रहा हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन्ड बीइंग, एंगर वायलेंट, delusion abused being, delusion criticized she is, delusion do nothing, he could do nothing, delusion dogs, he is a dog, growls and barks, delusion injury, injured being, delusion insulted he is, delusion laughed at, mocked at being, delusion tormented he is, delusion wrong suffered, wrong he has suffered wrong, mocking, others are mocking at him, he thinks, sensitive external impressions to all, spitting direction in all direction। तो इन रूब्रिकों के आधार पर इसको मैंने लाइसिन दी। तो इसके बाद ये 14 अक्टूबर 2018 को मेरे पास लौट के आती है। तो मैं रोगी के पति को शुरू में ही अपने क्लिनिक से बाहर भेज देता हूं ताकि रोगी खुलकर मेरे से बात कर सके। रोगी अच्छे से सजी धजी हुई है, काफ़ी अच्छा महंगा सिल्क का सूट पहना हुआ है और चुन्नी भी काफ़ी महंगी ली हुई है इसने, अंदर मांग भरी हुई है, बड़ी अच्छी बिंदी लगाई हुई है, जैसे भी जितना भी एक महिला मेकअप कर सकती है सोबर ढंग से वो सब इसने आज किया हुआ है। इसको देखते ही समझ आ जाता है कि इसके जीवन से दुख काफ़ी हद तक हट गए हैं, क्योंकि एक दुखी और उदास आदमी इस किस्म का मेकअप नहीं करती है महिला। मतलब पुरुष भी होगा तो उतने अच्छे अच्छे कपड़े फिर पहन के नहीं घूमता है। मतलब ये सब बातों से रोग इंसान की मानसिकता का पता लगता है, मानसिक अवस्था का। तो उसको देखते ही मैं समझ गया था कि दवाई ने काम कर लिया है, हमारी दवाई ठीक है। रोगी, मेरी हालत तो वैसी की वैसी है जी, अब इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है कि वैसी नहीं है, बस थोड़ा नींद में सुधार हुआ है। नींद कब आएगी इंसान को? जब उसका दिमाग शांत होगा, कुछ प्रसन्न होगा, शांत होगा, तब आएगी। टेंशन में कहाँ नींद आती है। दवाई के बाद हम इस रोगी को नींद का सुधर जाना ये दर्शाता है कि इसको मानसिक शांति मिली है और खुजली भी कम हुई है। नहीं तो कहती थी खुजली की वजह से नींद नहीं आती है, क्योंकि ये पहली बार इसने बताया कि खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि खुजली की वजह से नींद आती ही नहीं है। यह इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी दवाई पूरी तरह सटीक है, एक्यूरेट है। तो मैं इसको समझाता हूँ कि दवाई के बाद नींद आना बहुत अच्छी बात होती है। रोगी, आजकल मैं कुछ ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, जब नींद आने लगती है तो मैं बिस्तर में जाकर लेट जाती हूँ और एकदम से नींद आ जाती है। जबकि पिछली बार इसने बताया था कि खुजली की वजह से पूरी रात नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ी और दुखी परेशान बहुत ज़्यादा होती थी। अभी तो ये काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रही है मुझको, जो कि इसकी बातों से, इसके हाव भाव से और यहाँ तक कि इसके पहने हुए कपड़े और मेकअप से भी साफ झलक रहा है। तो हमें सब बातों को मिलाकर खुद ही जज करना होता है कि आपकी दवाई का क्या असर हुआ। टोटली पेशेंट पे डिपेंड नहीं रहना होता, कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस बार माइग्रेन का दर्द 3 दिनों की बजाय केवल 1.5 दिन रहा। इस बार तो गुस्सा भी बहुत कम है, पर मेरा एक्जिमा थोड़ा सा बढ़ गया है।
अब हर चीज़ में आराम है, पर इसने आते ही कहा कि मुझको कोई आराम नहीं है। अगर कोई मरीज आके ये भी कहता है कि मुझको आराम है, तो भी आपको प्रसन्न होने की जरूरत नहीं होती है। उसको भी इवेलुएट करना होगा कि आराम किस चीज़ को कह रहा है रोगी, क्योंकि आराम हमें उसकी मानसिक अवस्था में लगना जरूरी है, चाहे फिजिकल में लगे या ना लगे, क्योंकि मानसिक अवस्था में रिलीफ आने का मतलब है कि हमारी मेडिसिन का सिलेक्शन 100% एक्यूरेट है, वो धीरे धीरे करके फिजिकल सिम्टम को भी ठीक कर लेगा। डॉक्टर, जब दवाई के बाद अगर रोगी का मन शांत होने लगता है तो इसका मतलब है कि हमारी दवाई ने रोगी को ठीक करना शुरू कर दिया है। रोगी बोलती है, मैं 13 साल से ठीक से सो नहीं पाई थी, पर अब मैं रात को सोती हूं तो सुबह ही उठती हूँ, और इसके बावजूद भी ये कह रहे आराम नहीं है। तो अभी मैंने इसको रूटीन दवाई दी है, कोई बदलाव नहीं किया है। तो फिर ये 4/11/18 को आती है, यानी लगभग 15 दिन। बीच में मुझको बुखार आया और 3 दिनों के बाद ये बुखार अपने आप ही ठीक भी हो गया। तो अभी इसको हमने कुछ किया नहीं है, दवाई दे दी है। फिर ये 25 नवंबर 2018 को आती है। रोगी बता रही है, मेरी टांगों पर बड़ी बड़ी फुंसियां यानी पस्चूल्स हो गए हैं, और हिप पर भी एक बहुत मोटी गांठ हो गई है, उसको दबाने में बहुत दर्द होता है। मुझको 10 दिनों से उल्टी उल्टी सी महसूस हो रही हैं, और अगर मैं उल्टी की तरफ ध्यान दूंगी तो उल्टी हो ही जाएगी, इसलिए मैं अपना ध्यान दूसरी तरफ लाए रखती हूँ जिससे उल्टी ना हो, और पेशाब भी पीला आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको कहीं ना कहीं जॉन्डिस की शिकायत हो गई है। जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरा एक्जिमा थोड़ा बढ़ जाता है। मैंने पूछा, भी तो अब क्या टेंशन रहती है तुम्हारे को? मतलब यह है कि हमारी आपस में तो बनती नहीं है, शुरू से ही नहीं बनती है, लड़ाई तो होती रहती है। पिछले 10 दिनों से लड़ाई चल रही है हमारी, तो फिर लड़ाई का असर होती है, तो फिर इसका ये सब बीमारियां लौट आई हैं, नई भी जुड़ गई हैं। तो इस लड़ाई का तुम्हारे मन पर क्या असर पड़ता है? बजाय हम डिटेल में जाएं कि लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, तो हमें तो उसका असर देखना है मरीज के मन पे, कि हमारी दवाई का सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जी मेरे मन पे, मेरा मन खराब हो जाता है, एक्जिमा बढ़ जाता है, और इस बार तो मेंसेस भी बहुत जल्दी हो गए। रोगी थोड़ा सा परेशान महसूस हो रही है कि सब परेशानियां फिर आ गई हैं। हालांकि इसको अभी भी लाइसिन ही दिया गया है। इसके बाद ये 13 जनवरी 2019 को आती है, मतलब लगभग 1-1.5 महीने के बाद। रोगी, पहले से तो मेरा दिमाग अब काफ़ी हल्का रहता है, शरीर का एक्जिमा भी ठीक ही रहता है, पर मेरे हाथ की जो उंगलियां हैं वो खराब हो गई है, कटी फटी हो गई हैं। यहाँ ये 13 जनवरी काफ़ी गर्मी सर्दी होती है, ये सर्दी का मौसम है, इसी कारण से खुश्की से हाथ की त्वचा फट जाती है। फिर ये मैं इसको ये समझा देता हूँ। अब तो मेरा सर दर्द एक बार भी नहीं आया, तो अभी इसको कुछ बदलाया नहीं है दवाई का। फिर ये 3 फरवरी को आती है। अब तो मेरा दिमाग भी ठीक रहता है, अभी भी इसको हमने कुछ रूटीन दवाई ही दी है। तो अब ये सब हम इसके जो भी, अब आपने देखा कि कैसे उसका केस था, और ठीक होने के बाद अब ये अपने पति के बारे में बात करने लगी है कि मेरे पति को ये बीमारियां हैं, वो बड़े दुखी रहते हैं। मैं इनसे कहती हूँ कि तुम डॉक्टर साहब से इलाज करा लो, पर वो सुन नहीं रहे हैं, वो अपनी अंग्रेजी दवाई खाते हैं, उनको अभी भी होम्योपैथी में कोई भरोसा नहीं है। तो यानी पति तो जैसा इडियट था वैसा ही है। तो ये अहंकार का कारण होता है, और इसी कारण से बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। तो यानी अब इसका अपना फोकस हट के पति की तरफ चला गया। जिस पति से ये 24 घंटे चिड़ी चिड़ी रहती थी, अब उसी पति के लिए ये प्यार भरी बातें कर रही है। और इसने एक बहुत बड़ी बात मुझको बताई, जो अक्सर हमारे को रोगी बताते हैं उनको, क्योंकि समझ नहीं आती है कि हमारी दवाइयाँ कर क्या सकती हैं। इसने जब ये 1-1.5 महीने के बाद आई थी, तो इसने मेरे को बताया कि देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, सारी दुनिया कितनी तेजी से बदलने लगी है। तो मैंने उससे पूछा, भाई तेजी माने क्या, कैसे बदल रही है? मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड है, यानी उस वक्त वीडियो नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो के हिसाब से नहीं रखा है उसको। कहती अब देखो, मेरी पहले पड़ोसन थी, उनसे मेरी बनती नहीं थी, वो बात बात पे टॉन्टिंग करती थी, उल्टी सीधे बातें बोलती थी, मेरे को तंग करती रहती थी। अब तो बड़े प्यार से बात करती है मेरे से, कितना बदल गई हैं वो। अब मेरा पति है, वो भी मुझे कोई टॉन्टिंग नहीं करता, वो भी ताने नहीं देता, गाली गलौच नहीं करता,
बड़े प्यार से रहता है, अभी रात को भी मुझको इतना तंग नहीं करता है, बहुत आराम से हम करते हैं सेक्स वगैरह। और यहाँ तक कि मेरी सास, वो भी फ़ोन पे बड़ी अच्छे से बात करती है, मेरी ननद भी अच्छे से बात करती है। ये सब इतने तेज़ी से बदल गए, पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ अच्छे होते जा रहा है। तो मैंने इसको समझाया, कोई नहीं बदला है, ये हमारी दवाई ने आपको बदला है। आप नॉर्मल हो गई हो तो सब दुनिया नॉर्मल दिख रही है, यानी जिस रंग का चश्मा उसी रंग की दुनिया दिखती है। तो ये अब खुद सुखी है तो बाकी चीज़ें भी सुखी लग रही हैं, यानी दिमाग ठिकाने पे आ गया। ये हमारी दवाई करती है। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है जहां रोगी को ये समझ नहीं आता कि बदलाव उसके अंदर आया था, यानी डिफेक्ट पहले उसके अंदर था, जबकि वो दूसरों के अंदर डिफेक्ट ढूंढ रही थी। तो अभी खैर इसके केस के रूब्रिक हम समझते हैं। तो रूब्रिकों की व्याख्या, यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी भी क्रिया का या अपने वातावरण के प्रति अपने स्वभाव के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। एक व्यक्ति जिस वातावरण में बहुत प्रसन्न रहता है, वहीं पर अन्य व्यक्ति उसी वातावरण में बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करता है। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि उसके तो हालात ही ऐसे हैं इसलिए वह इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। जो कुछ भी व्यक्ति का व्यवहार है या वो जिस प्रकार से भी प्रतिक्रिया कर रहा है, हमें उसी व्यवहार को रूब्रिक बनाने में प्रयोग करना चाहिए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस केस में लिए गए अलग अलग रूब्रिकों की व्याख्या करेंगे और यही सिद्धांत प्रत्येक केस पर लागू होता है। यानी एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, ये इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा अपमानजनक स्थिति में स्वयं को महसूस करना, जैसे तो वह उस अपमान की तीव्रता को सह नहीं कर पा रहा है, उसकी अपनी गरिमा एवं उपयोगिता स्वयं की निगाहों में पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब वह स्वयं को दूसरों के सामने बहुत ही ज्यादा लज्जित महसूस कर रहा है। ऐसे व्यक्ति स्वयं की क्रियाकलापों को फिर कम कर देते हैं। जब आप जाते हो सामने दूसरे के, तो अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो, अपने अंदर अच्छी क्वालिटी देखते हो, तो सामने वाले के सामने बड़े कॉन्फिडेंट से बात करते हो। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी हीन भावना हो, कोई कमी हो, कोई निराशा हो, यानी उससे छोटा समझ रहे हो, तो फिर आपकी बातों में वो दम नहीं होता है। आप अपने आप को रोक के बात करते हो या बचने की कोशिश करते हो। तो ऐसे मॉर्टिफिकेशन वाला व्यक्ति भी समाज से कटने लगता है। तो जब ये मॉर्टिफिकेशन होता है तो आप उदास रहने लगते हो, लोगों से मिलने जुलने से बचने लगते हो। तो ये मॉर्टिफिकेशन की अनुभूति प्रायः उन्हीं लोगों को होती है जिनमें आत्मसम्मान की भावना बहुत ज्यादा होती है। ये एक ऐसा गहन अनुभूति होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को बिल्कुल मृत प्राय, लाइक ए डेड बॉडी समझता है, जैसे तो उसका पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। इस केस में इस महिला पर इल्जाम लगा कि उसकी ननद की बीमारी के लिए यह जिम्मेदार है, जबकि इसने कोई गलत कार्य किया नहीं था। इसको तो अपनी ननद के अवैध संबंधों की जानकारी तक नहीं थी। यह इल्जाम एकदम से झूठा था, इसलिए इस इल्जाम ने इस महिला को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, यानी इसके आत्मसम्मान को हिला दिया। मॉर्टिफिकेशन की फीलिंग हमेशा ऐसे व्यक्ति को होती है जो स्वयं को बहुत गरिमा में, यानी डिग्निफाइड समझता है, जो कि सिद्धांतवादी होता है, यानी प्रिंसिपल्ड होता है, और नैतिक यानी मॉरल होता है। नैतिकता यानी मॉरलिटी ही उसकी खुराक और उसकी शक्ति होती है। और जब उसकी गरिमा, उसका सम्मान आदि पर ठेस लगती है तो वो एकदम से टूट जाता है, स्वयं को बहुत ज्यादा लज्जित महसूस करता है। वो मक्कार झूठे लोगों को इस प्रकार की अनुभूति कभी नहीं होती है, क्योंकि वो तो बातों को इधर उधर घुमा देते हैं। यह महिला अपने परिवार के सम्मान को काफी ऊंचा स्थान देती है और उसी परिवार ने उस पर ऐसा झूठा और गंदा इल्जाम लगा दिया, इसलिए इसको लगा कि परिवार में जो उसका मान सम्मान था वो एकदम से ही समाप्त हो गया है। सब लोग सोच रहे हैं कि वो अपने परिवार की शत्रु है। और उसने केस के अंत में ही फिर वही बात दोहराई थी कि मैं एक बार अपने देवर और सास के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मैं दोषी नहीं हूँ। उसका ऐसा मानना है कि अगर वो ऐसा बोल देंगे तो परिवार में उसका मान सम्मान पुनः लौट आएगा, यानी इज्जत आ जाएगी। एक और रूब्रिक था इसमें
एलमेंट फ्रॉम स्कॉर्न्ड बीइंग, यानी दूसरों के तिरस्कार पूर्ण व्यवहार के कारण होने वाली व्याधियां, ना कि डिजीजेज। डिजीज और एलिमेंट में फर्क होता है, एलिमेंट माइनर सी होती है और डिजीज पूरी एस्टेब्लिश्ड होती है। तिरस्कार करना एक ऐसा बर्ताव है जिसमें व्यक्ति को ऐसा दिखाया जाता है, यानी एहसास कराया जाता है कि वो बिल्कुल बेकार, बिना किसी गुण वाला व्यक्ति है। मतलब उसको उतने साथ रखना स्वयं का अपमान करने जैसा है। यानी जिसका हम तिरस्कार करते हैं उसको अगर हम अपने साथ बिठाएं, उससे बात करें, तो ऐसे लगे यार हमें तो अपना ही अनुमान है, कैसे घटिया आदमी से बात कर रहा है। तो यानी उसको बिल्कुल ही नकारा समझना, यानी किसी भी लायक नहीं है वो। तो इस महिला का पति हमेशा ही इसको बोलता रहता है कि वो बिल्कुल बेकार महिला है, वो सुंदर नहीं है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो कहीं भी अकेले आ जा नहीं सकती है, वगैरह वगैरह। अब यह सब सुनकर इस महिला को बहुत बुरा लगता है। इतने वर्षों तक ये सब सुनकर बहुत ही उदास रहने लगी है। एक और रूब्रिक है एंगर वायलेंट, बहुत तीव्र गुस्सा आना। आजकल इसको इतना गुस्सा चढ़ता है कि वह गुस्से के कारण अंदर ही अंदर कांपने लगती है, उल्टा सीधा बोलने लगती है। डेल्यूजन अब्यूज्ड बीइंग, अर्थात उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको अपमानित भी किया जा रहा है, दोनों बातें हैं। अथवा बार बार उसके साथ गाली गलौज की जा रही है, उसका अपमान किया जा रहा है। वह एक पत्नी है, उसको पत्नी जैसा सम्मान मिलना चाहिए। उसके मन की कोमल भावनाओं को पति द्वारा समझा जाना चाहिए, परंतु पति उसको केवल एक नौकरानी की तरह समझता है और बात बात पर उसको डांटता है, उसको एक अपने सेक्स पूर्ति की वस्तु समझता है। जब उसका अपना मन करता है तब वह इसको साथ सेक्स करता है, और वो भी बड़ी भयानक ढंग से करता है। उसमें यह महिला अपनी भागीदारी निभाती नहीं है, वह केवल चुपचाप पड़ी रहती है कि जो कुछ भी उसके पति को करना है उसके साथ वो करे जा, करके जा तू मेरे साथ। एक और रूब्रिक है डेल्यूजन क्रिटिसाइज्ड ही इज, अर्थात उसकी आलोचना करी जाती है, ऐसा उसको लगता है। व्यक्ति की आलोचना तभी की जाती है जब सामने वाले लोग उसके द्वारा गए किसी काम से संतुष्ट नहीं होते हैं अथवा उसको पसंद नहीं करते हों। जैसे पति बार बार कहता रहता है कि वो खाना तक अच्छा बनाना नहीं जानती, घर की देखभाल ठीक ढंग से नहीं कर पाती है, अर्थात उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में इसका पति मीन मेक निकालता रहता है, यानी इसको क्रिटिसाइज करता रहता है। और इसके सास देवर वगैरह भी तो कर ही रहे हैं ना, कि वो उसके कारण ये सब कुछ गलत उसके परिवार में हुआ, यानी ननद कौमा में चली गई। एक और रूब्रिक है डेल्यूजन डू नथिंग ही कुड डू नथिंग, तो उसको ऐसा एहसास बना रहता है कि वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती है, अर्थात स्वयं की शक्ति से वह कोई भी कार्य नहीं कर पाती है। मतलब कि प्रत्येक कार्य के लिए उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, यानी वो अपने आप को ही कमजोर और बिल्कुल नकारा समझती है। तो इस महिला को भी लगता है कि वह कहीं भी अकेले आ जा नहीं सकती है, वह हमेशा पति के साथ ही जाती है, अर्थात उसको अपने अंदर कमजोरियां लगती हैं, इसलिए उसको दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो आपको डेल्यूजन टॉर्मेंटेड है, यानी आपको सताया जा रहा है, तो आप किसको सता सकते हो? जो आपका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, यानी आपसे कमजोर है, तो उसी को सताया जा सकता है। तो इसीलिए ये महिला लाइसिन का जो रोगी होता है उसको उसमें कुछ कमियां होती हैं, वो किसी पे डिपेंड होता है, मजबूर होता है, उस हालात के बीच में फंसा हुआ होता है। इसलिए उसका रूब्रिक भी होता है कि डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग्स। तो अगर वो हालात से शक्तिशाली होगा तो हालात को बदल देगा, तो उसको टॉर्मेंट की कोई बात नहीं है। तो इसलिए जितने भी सारे रूब्रिक आए हैं, इसका मतलब यह है कि वो खुद को भी कहीं ना कहीं कमजोर समझती है हालात के हिसाब से, और उसी हालात में रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उस हालात में उस जो भी आसपास का वातावरण उसके बिना इसका काम भी नहीं चलने वाला है। इसलिए उसका वातावरण टॉर्मेंट होने के बाद भी, सताए जाने के बावजूद भी उस वातावरण में रहने के लिए ये बाध्य होती है। तो ये इसकी वजह है, इसीलिए उसको लगता है कि वो कुछ कर नहीं पाती है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो डेल्यूजन डॉग्स ही इज ए डॉग ग्राउल्स एंड बार्क्स, मतलब जैसे तो वह एक कुत्ता है जो कि दूसरों पर गुर्राता है और भौंकता है। ये तो कुत्ते का एक नॉर्मल स्वभाव है।
वह उस प्रत्येक इंसान पर, जानवर पर, वस्तु पर भौंकता है जिसको वह पसंद नहीं करता है, जिस पर वो शक करता है या जो उसको छेड़ता है, तो ऐसी चीज़ों पर वो कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ भी ये महिला क्या है, यह महिला भी बार बार कह रही है कि मैं पहले बिल्कुल शांत रहती थी, खुश रहती थी, फिर धीरे धीरे इन खराब हालातों के चलते उसने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया। मतलब उसका अच्छा स्वभाव समाप्त होकर खराब स्वभाव शुरू हो गया, यानी इंसान से कुत्ते में बदल गई वो। अब मैंने भी जवाब देना शुरू कर दिया है और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसके अंदर ये खुद के खराब गुण लग रहे हैं, इसलिए बता रही है। इतना तेज गुस्सा करती हूँ कि मेरा शरीर अंदर ही अंदर कांपने लगता है। तो इस रूब्रिक का सूक्ष्म अर्थ हुआ कि इस इंसान का अच्छा स्वभाव खत्म हो गया है और कुत्ते के समान खराब बर्ताव शुरू हो गया है। अर्थात उसका बिल्कुल ही, कुत्ता माने बहुत लो लेवल का जीव, अर्थात उसका बिल्कुल ही निचले स्तर तक पतन हो चुका है। अपने इस पतन से वो खुश नहीं है, क्योंकि वह अपनी इस स्थिति को एक खराबी के रूप में देखती है। अच्छा नहीं देख समझ रही है कि वो कुत्ते की तरह भौंके। डेल्यूजन, इंजरी, इंजर्ड बीइंग इज, अर्थात उसको किसी प्रकार की क्षति का सामना करना पड़ रहा है, यानी उसकी तो सुख शांति सब कुछ खत्म है। और जैसे मानव से कुत्ते के स्तर तक उसका पतन होना, पति द्वारा बात बात पर उसका अपमान किया जाना, अपनी के बीमारी के कारण उसका परेशान रहना, सास और देवर द्वारा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाने से उसके मान सम्मान में कमी होना, ये सारी चीज़ें उसके लिए इंजरी के समान है और वो अभी तक बनी हुई है, हटी नहीं है। तो बीइंग इंजर्ड में चीज़ें वर्तमान में मौजूद हैं। डेल्यूजन, इंसल्टेड ही इज, अर्थात उसका अपमान किया जा रहा है, यह अपमान किया गया है। ऊपर काफ़ी सारे रूब्रिकों में ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि उसको बहुत ही निम्न दर्जे का प्राणी समझा जा रहा है। उसका पति बार बार उसका अपमान करता है, उसको बुरा बुरा बोलता है। एक और रूब्रिक है डेल्यूजन, लाफ्ड एट, मॉक्ड एट बीइंग, अर्थात लोग बाग उस पर हंस रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। तो व्यक्ति का उपहास करने का मतलब है कि लोग उसको एकदम निम्न दर्जे का, लो ग्रेड का इंसान समझते हैं, जैसे तो उसकी अपनी कोई अहमियत है नहीं, यानी बिल्कुल बेकार कूड़ा आदमी है। तो ऐसी भावना व्यक्ति के मन में तभी पनपती है जबकि वह स्वयं को कमजोर और निकम्मा समझता है। उसको अपनी किसी खराबी का एहसास लगातार बना रहे, तब वो सोचता है कि लोग उस पर हंस रहे हैं। एक और रूब्रिक है डेल्यूजन, टॉर्मेंटेड ही इज, अर्थात उसको सताया जा रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा तंग किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके आसपास का वातावरण, यानी इस वातावरण में कौन कौन आता है, उसके आसपास रहने वाले लोग, व्यक्ति होते हैं जिनका उसके साथ संपर्क रहता है। तो उसका आसपास का वातावरण ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट होता है। तो इस महिला के केस में पति द्वारा उसका अपमान किया जाना, सास के द्वारा उस पर इल्ज़ाम लगाया जाना, बात बात पर उसको ताने देना, किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज ना करवाना आदि अनेकों कारण हैं जिनके कारण वह स्वयं को बहुत ही दुखी महसूस करती है कि बाकी सब लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि उसको तकलीफें हों। अब मैं एक उदाहरण देख के समझाता हूँ इसको। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति है और वो जिस ऑफिस में काम करता है उस ऑफिस में बहुत सारे युवा लोग भी काम करते हैं और ये पुराने दकियानूसी विचारों वाला व्यक्ति है और मोबाइल फ़ोन का सख्त विरोधी है, जबकि आप जानते हो कि आजकल मोबाइल के बिना काम किसी का चलता नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल होता है, पर ये इसको सही नहीं मानता है। परंतु इसके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के पास मोबाइल फ़ोन है। ऑफिस में इसके, तो ऑफिस में उन जो भी और कर्मचारी हैं उनके फ़ोन की घंटी बजती रहती है। तो इस कारण से इस आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसका मानना है कि वो लोग जानबूझकर अपने मोबाइल की घंटी उसको तंग करने के लिए बजाते हैं। अब जबकि ये बात तो सत्य है नहीं, क्योंकि मोबाइल की घंटी तभी बजती है जबकि किसी की फ़ोन कॉल आती है, परंतु इसको ये सब बातें मालूम ही नहीं है क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करता नहीं है। और इसका मानना है कि वो लोग उसको तंग करने के लिए ही
जोर जोर से गैर जरूरी बातें भी करते हैं, जबकि इसके सभी युवा लोग हैं। और युवा लोगों का तो एक स्वभाव ही होता है कि वो मुक्त होकर जोर जोर से बातें करना, जोर जोर से बेफिक्र होकर हंसना, तो ये युवाओं का स्वभाव ही होता है। वो इसको तंग करने के लिए जोर जोर से बातें नहीं कर रहे होते हैं। तो अर्थात इस व्यक्ति की भावना है कि वो लोग यानी जो ऑफिस में इसके साथ काम कर रहे हैं जानबूझकर उसको इतना ज्यादा तंग करते हैं, घंटी बजाते हैं, जोर से बोलते हैं, जोर से हंसते हैं, जबकि ये बातें सत्य है नहीं, ये आप सब भी समझ सकते हो। यहाँ तक कि जब ये अपने घर पर शाम को वापस आता है तो घर वाले टेलीविजन चालू कर देते हैं ताकि ये टेलीफोन की आवाज सुनकर दुखी हो, जबकि ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि शाम के समय टेलीविजन देखना एक सामान्य बात है, परंतु इसको लगता है कि वो लोग टेलीविजन चलाकर इसको सता रहे हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, घर वाले तो सब टेलीविजन देखते हैं, ये तो प्रायः हर घर में होता है कि शाम के समय जब थोड़ा खाली हो जाते हैं तो लोग देखते हैं। तो इन घटनाओं से हम भली भांति समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने वातावरण के लिए प्रतिक्रिया करता है, उसी को फिर हमें रूब्रिक लेना होता है और उसी पे दवाई का सिलेक्शन करना होता है। डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज, तो इस रूब्रिक का शाब्दिक अर्थ है कि उसकी अपनी गलती ना होते हुए भी किसी कारणवश से उसको काफी परेशानी उठानी पड़ी है। तो यह भी व्यक्ति का अपना मानना है, क्योंकि ठीक एक जैसी परिस्थिति में अन्य लोग कहते हैं अरे ये तो मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ था, इसमें सामने वाले का तो कोई कसूर नहीं है। अथवा कोई अन्य व्यक्ति कह सकता है अरे अच्छा ही हुआ कि मुझे ये परेशानी उठानी पड़ी, न परमात्मा ने मेरे किसी बड़े पाप को इतनी सी छोटी सी परेशानी देके खत्म कर दिया। तो मतलब एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोगों को अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकृतियां हो सकती हैं। तो यह सब कुछ व्यक्ति के अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए रोगी जो कुछ भी कह रहा है हमें उसको वैसा का वैसा ही लेना होता है, उस पर अपना एनालिसिस नहीं देना होता कि ये हालात ऐसे हैं इसलिए ये ऐसा कर रहा है, इसलिए ये रूब्रिक नहीं बनता। ऐसा नहीं है, हालात जैसे भी हों, जैसा पेशेंट रिएक्ट कर रहा है वैसा ही रूब्रिक बनता है। इस महिला पर एक इल्जाम लगता है कि उसकी ननद की बीमारी के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, जबकि उस घटना में उसका अपना कोई कसूर नहीं था। उस इल्जाम के फलस्वरूप परिवार में उसका सम्मान समाप्त हो गया, अर्थात बिना कुछ गलत किए ही उसका सम्मान खत्म हो गया। तो सम्मान खत्म हो जाना ही उसकी पीड़ा है, उसका कष्ट है। एक और रूब्रिक है सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस टू ऑल, अर्थात सभी प्रकार की बाह्य अनुभूतियों के प्रति वो अति संवेदनशील है। बाह्य माने जो कुछ भी व्यक्ति के आसपास का वातावरण होता है, जैसे उसके आसपास के रहने वाले लोग, हवा, पानी, शोर शराबा, गंध, रोशनी यानी लाइटिंग वगैरह, सभी कुछ जो भी कुछ होता है, सभी कुछ, इन सब की प्रतिक्रिया उसके मन पर बहुत ज्यादा होती है तथा व्यक्ति इन हर प्रकार की चीजों को बहुत तीव्रता से महसूस करता है, इसलिए इन सभी से तंग रहता है। अर्थात किसी ने उसको कुछ भी कह दिया तो वह इसको भी इस ढंग से लेता है जैसे तो यह सब कुछ उसको तंग करने के लिए ही कहा गया है। कुछ झूठ मूठ का कोई मामूली भी बात कह दे तो अभी इसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यानी बाह्य वातावरण के प्रति इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानियों में हम रहेंगे। ये कुदरत का नियम है। सुखी रहने के लिए हमको अपने आसपास के वातावरण के साथ घुल मिलकर यानी फ्रेंडली वातावरण में रहना होता है। नेगेटिव रिएक्शंस का मतलब है कि हमारे अपने अंदर नेगेटिविटी है जो हम वातावरण में खोज देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने को देख नहीं पाता है। परमात्मा ने उसको ऐसा ही बनाया है, जैसे हमारा ब्रेन है उसकी जो शक्ल है वो प्रिज्म लाइक है। तो जब भी एक थॉट प्रोसेस हमारे अंदर घुसता है आंखों के माध्यम से देख के, तो फिर हम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी हमारा अटेंशन बाहर जाता है, अपनी तरफ कभी नहीं जाता है। तो इसलिए दोष हमेशा दूसरों का निकाला जाता है, अपना नहीं निकाला जाता है। और अपने तरफ अटेंशन सिर्फ कुंडलिनी जागृति के बाद आता है। तो फिर हम दोष अपने में देखते हैं, दूसरों में नहीं देखते, इसलिए हम खुद को सुधारते हैं। तो स्पिटिंग डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन, अर्थात वह प्रत्येक दिशा मतलब हर तरफ थूकती है। थूकना का मतलब क्या होता है?
तो इस शब्द का प्रयोग जीवन में हम अनेकों ढंग से करते हैं। जैसे मुंह में बलगम वगैरह आने पर हम उसको थूक देते हैं। जब हम कुछ खा रहे होते हैं और अचानक मुंह में खराब चीज आ जाए अथवा खाना गंदा लगे या खाना हमको नुकसानदायक लगे तो हम तुरंत मुंह से उसको बाहर फेंक देते हैं, यानी थूक देते हैं। अर्थात हम हमेशा ही गंदी चीजों को थूकते हैं। थूका हुआ पदार्थ देखने में भी बहुत ज्यादा गंदा प्रभाव डालता है। कोई भी व्यक्ति उसको देखना नहीं चाहेगा, अगर उसकी नजर भी पड़ेगी तो उसको बुरा लगेगा। तो इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि मैं तेरे मुंह पर थूकता हूं, तो इसका भाव होता है कि मैं तुझको बहुत ही खराब और तुच्छ व्यक्ति समझता हूं या तुझसे बहुत ज्यादा घृणा करता हूं। तो आसपास की प्रत्येक चीज पर थूकना मतलब हर दिशा में थूकना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति को अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि बहुत खराब लगती है। और इस रूब्रिक का सूक्ष्म अर्थ हुआ कि व्यक्ति आसपास की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को बहुत ज्यादा खराब और गंदी समझता है, तभी तो थूकेगा उसके ऊपर और उसके विषय में गंदी से गंदी बातें बोलता है। मतलब कि वह सभी की अपने दिल से सबके सामने बुराइयां करता है। इस केस में इस महिला ने भी अपने पति, सास, ननद, देवर, जो कि परिवार के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में बताया कि वो लोग सब कितने बुरे लोग हैं, जैसे तो उनमें कोई भी अच्छा गुण है ही नहीं। जैसे कि पति उसको कितना बुरा भला कहता रहता है, उसकी सास और देवर उस पर कैसे कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगाते हैं। उसने अपने परिवार के यहाँ तक कि आसपास के लोगों के बारे में भी सभी खराबे बातें बताई, जैसे उसने सभी पर थूका हो। इस प्रकार हम इन रूब्रिकों की सूक्ष्मता को समझकर रोगी के लिए सटीक औषधि का चुनाव रोगी द्वारा दी गई बहुत कम जानकारी के आधार पर भी कर सकते हैं। और दवाई देने के कुछ दिनों बाद इसने बताया कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। मेरे पति में अचानक इतना बदलाव आ गया है कि वो अब मुझको बुरा भला नहीं कहते हैं और सास भी अब मुझसे अच्छे से बात करने लगी है। मेरे आस पड़ोस के लोग भी मुझसे प्यार और इज्जत से बातें करते हैं। जबकि यह महिला इस बात को नहीं समझ पा रही है कि इसके आसपास के सभी लोग तो जैसे पहले थे वैसे ही हैं, बल्कि बदलाव स्वयं इसकी अपनी मानसिकता में आया है। क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति यह समझ नहीं पाता है कि दवाई के बाद बदलाव उसके स्वभाव में आएगा या आया है, ना कि दूसरों में। यह सही सिमिलियम की पहचान भी है और उसका कमाल भी है, जो सब कुछ बदल देता है, इंसान को बदल देता है, इंसान के जन्म को बदल देता है, उसके कर्मों को खत्म कर देता है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वह स्वयं को संपूर्ण सृष्टि का ही एक अंग प्रत्यंग समझता है, उस सृष्टि से एकाकार हो जाता है। यानी संपूर्ण सृष्टि को अपने से अलग होकर नहीं देखता, तो संपूर्ण सृष्टि का फिर वो बुरा नहीं सोचता, उसका बुरा नहीं कर सकता, ना वो पोल्यूशन फैलाएगा, किसी भी ढंग से प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो किसी भी किस्म का कोई पाप नहीं करेगा, दूसरों को सताएगा नहीं, धोखाधड़ी नहीं करेगा। तो वो एक अच्छा इंसान बनने लगता है जब उसकी वाइटल हार्मोनी ठीक होते। तो इसी को स्वस्थ कहते हैं। इसी को जिगर हनुमान साहब ने कहा है कि जब आप स्वस्थ होते हो तो आपका ध्यान जो होता है वो हायर पर्पज ऑफ लाइफ लग जाता है। तो ये बहुत सारी सूक्ष्म बातें होती हैं, क्योंकि सत्य हर जगह एक ही रहता है, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे सोशल साइंस है, चाहे कुछ और साइंस है वगैरह वगैरह। सत्य हमेशा यूनिवर्सल होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।